आगे सब लोग। तो कल अपन पढ़ रहे थे जैव भू रासायनिक चक्र। हाँ भाई, कल अपन जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन ने 3 चक्रों के बारे में देखा था। कौन कौन से? एक देखा था अपन ने कार्बन चक्र, एक देखा था जलीय चक्र, एक देखा था नाइट्रोजन का चक्र। चक्र क्या होता है? चक्र के अंदर होता है भैया कि कोई भी चीज है, ये आपके अकार्बनिक जो पदार्थ है, कार्बनिक जो पदार्थ हैं, ये प्रकृति के अंदर एक फिक्स मात्रा में पाए जाते हैं और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। इनको ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। अरे आवाज क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो इस प्रकार से इनका एक चक्र का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, जो कि किसकी वजह से होता है? जैविक प्रक्रमों की वजह से होता है, यानी कि जीव जंतुओं की वजह से होता है। भाई जीव जंतु ही तो हेरा फेरी कर रहे हैं पूरी, इनको इधर से उधर कन्वर्ट करने के भूमिका कौन निभा रहा है? जीव जंतु, पेड़ पौधे वगैरह, ये सबके सब आपस में निभाते हैं। इनकी वजह से एक चक्र का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र में अपन ने कार्बन चक्र पढ़ा था, उसमें फिर मैंने जलीय चक्र पढ़ाया था, और तीसरे नंबर पे अपन नाइट्रोजन चक्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। नाइट्रोजन चक्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है, भाई कोई भी चीज है, नाइट्रोजन को अपन डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, उसको किसी ना किसी यौगिक में कन्वर्ट करके ही अपन उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन आवश्यकता हमें पड़ती है, नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपका जो डीएनए और आरएनए जो बनता है वो भी किसके बनता है? नाइट्रोजन की हेल्प से बनता है। तो नाइट्रोजन की आवश्यकता तो है अपन को, लेकिन नाइट्रोजन अपन डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, उसको अपन डायरेक्ट ले नहीं पाते हैं। तो कैसे ले पाते हैं? कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके पेड़ पौधे लेते हैं, और फिर पेड़ पौधे से अपन उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों से कौन ग्रहण करता है? अपन ग्रहण करते हैं, और फिर अपन के बाद में जब अपन मर जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं, तो वापस से आपका अपघटन हो जाता है। अपघटन होने के बाद में या तो वो अमोनिया बदल करके फिर से चक्र में आ जाएगी, या फिर विनाइट्रीकरण होकर के वापस बाहर वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है कि कोई भी जो नाइट्रोजन है गैसियस फॉर्म के अंदर है, उसका किसी यौगिक के रूप में परिवर्तित होना, ये क्या कहलाता है? आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। ये 3 प्रकार से हो सकता है, मैंने ये चीज लिखाई थी आपको। 3 प्रकार में से एक प्रकार मैंने आपको लिखाया था, कौन सा? जैविक प्रक्रम, जैविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो लेग्यूमिनस के जो पादप के पेड़ जीव जंतु हैं, जो पादप हैं, उनकी जड़ों के अंदर क्या पाया जाता है? सूक्ष्म जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया में कन्वर्ट करने के बाद में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकास। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, यही बताया था। इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको ग्रहण कर लिया पेड़ पौधों ने, फिर विनाइट्रीकरण करते हैं। विनाइट्रीकरण में क्या करते हैं? कि नाइट्रोजन को विमुक्त कर देते हैं। उनके नाम मैंने आपको लिखाया था, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस लिखाया था। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे नंबर वाले की। दूसरी विधि कौन सी है? हैबर विधि से, यानी कि औद्योगिक तरीके से। ठीक है, 3 मैंने बताया था स्थिरीकरण के 3 तरीके, पहला आपने लिख लिया था। दूसरा तरीका है आपका, दूसरा तरीका कौन सा है? औद्योगिक विधि। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, इसके अंदर अपन ने क्या कहा था? कि हैबर विधि की सहायता से। कौन सी विधि की सहायता से? हैबर विधि की सहायता से नाइट्रोजन तथा
हाइड्रोजन के अणुओं की आपस में क्रिया करवा के, आपस में क्रिया करवा कर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इसमें Fe यानी कि आयरन उत्प्रेरक की भूमिका, उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। लिखते चलो साथ के साथ में भाई। किया जाता है इसमें Fe उत्प्रेरक की भूमिका निभा जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे कुछ आइटम्स होते हैं जो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही होती है उसको फास्ट कर देते हैं, तेजी ला देते हैं उसके अंदर। ठीक है, कोई भी रासायनिक क्रिया को बढ़ावा देते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरित कर देते हैं वो। ठीक है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आपको उत्प्रेरित करते हैं ना, जुनून पैदा कर देने के लिए कि भाई अब तो मारना मरना है ना, वो वाला काम करते हैं उत्प्रेरक। आजकल तो पॉलिटिक्स के अंदर नेता करते हैं ना उत्प्रेरक का काम। दो समुदायों का आपस में गए, एक हिंदू एक मुसलमान, और आपस में गए धड़ाधड़ है, तो वो उत्प्रेरक का काम किया नेताओं ने, चाहे वो कोई सा भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। ठीक है, तो इसमें आयरन उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। क्लियर है? तो ये किस प्रकार से हो गया? औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह अब ये हैबर विधि जो है, हैबर विधि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें अमोनिया तो बनती है, अमोनिया के साथ साथ में कुछ मात्रा में कैलोरीज की फॉर्म में ऊष्मा का भी निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। दिनेश मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भैया। एलन कुमार गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भैया। पी ले तो। ऐसे थोड़ा सा हाथ में गीला कर, ऐसे लगा। उतार लिया? उतार लिया क्या? चले अब। तीसरे नंबर का जो तरीका होता है वो कौन सा है? विद्युत विसर्जन द्वारा। विद्युत विसर्जन द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। विद्युत विसर्जन द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। विद्युत विसर्जन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे किया जाता है? आकाश में बिजली के चमकने से नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन आयनीकृत होकर आपस में अभिक्रिया करके
नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ धरती पर आकर क्षारीय तत्वों के साथ अभिक्रिया करके खाद का निर्माण करते हैं, जिसे पादप उपयोग में लेते हैं। लिख लिया? तो मैं बोलता बोलता लिखा रहा था, फिर क्यों नहीं लिखा? पूरा बोल बोल करके लिखाया फिर भी धीरे बोला। ठीक है, उतार लिया अब? कौन? सीधा बैठ, टेबल नहीं लेगी फिर। तो इधर वाले को इधर रख ले, पैरों को हिलाता है ये ऐसे टेबल से। लिख लिया अब? जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। हाँ लिखो लिखो। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका गैसीय चक्र, दूसरे नंबर का है आपका अवसादी चक्र। पहला कौन सा है? गैसीय चक्र। दूसरा कौन सा है? अवसादी चक्र। अब अपन को ये देखना है गैसीय तो कौन से होते हैं और अवसादी कौन से होते हैं। ठीक है, इधर देखो, अगर अपन बात करते हैं गैसीय चक्र की, गैसीय चक्र का मतलब ऐसा चक्र जिसके अंदर जो भंडारण है तत्वों का वो कहाँ पे है? वायुमंडल के अंदर है। कहाँ पे है? वायुमंडल के अंदर है। मतलब वायुमंडल में घूम करके पूरा सिस्टम चल रहा है, जो चक्र बन रहा है उसमें वायुमंडल की सहायता ली जा रही है और उनका मेन भंडारण कहाँ पे है? वायुमंडल के अंदर। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कार्बन चक्र, जो कैसा चक्र है? क्योंकि मेन भंडारण CO2 की फॉर्म के अंदर पड़ा है। ठीक है, और फिर वो धरती के ऊपर आता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार से अगर वायुमंडल के साथ में सिस्टम बना हुआ है, मेन वायुमंडल के अंदर किसी चीज का भंडारण है, तो वो चक्र कैसा कहलाएगा?
गैसीय चक्र। जैसे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन के चक्र की, वातावरण के अंदर है, मेन नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन मेन कहाँ पे है, वातावरण के अंदर है, वातावरण से अपन पृथ्वी पे उसको ला रहे हैं और फिर वापस उसका यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का चक्र है, ऑक्सीजन कहाँ है, मेन वातावरण के अंदर है। इसी प्रकार से जलीय चक्र है, मेन जल समुद्रों के अंदर होता है, लेकिन समुद्रों का जल तो समुद्रों के अंदर पड़ा है, आप उसको कैसे यूज कर पा रहे हो, आप उसको यूज कर पा रहे हो क्योंकि समुद्रों से पानी ऊपर गया, जलवाष्प की फॉर्म में बादल बने, बादल ट्रांसफर हुए स्थल मंडल की तरफ और फिर स्थल मंडल में आकर के वो बरसे, फिर उसका आपने यूज किया। ठीक है, तो ये भी कैसा चक्र हो गया, गैसीय चक्र हो गया। तो इसके एग्जाम्पल याद रखो आप, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जलीय चक्र H2O। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जलीय चक्र, ये तो किसके एग्जाम्पल है, गैसीय के। बात करते हैं अपसादी चक्रों की, तो फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सब के सब कहां मिलते हैं अपन को, जमीन के ऊपर। कहां मिलते हैं, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम कहां मिलेंगे, जमीन के, मृदा के अंदर मिलते हैं अपन को। ठीक है, कहां मिलते हैं, मृदा के अंदर मिलते हैं। और मृदा से ये कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से कौन ने ग्रहण किया, जीव जंतुओं ने, और जीव जंतुओं से फिर वापस कहां पहुंच गए, मिट्टी के अंदर ही पहुंच गए। तो ये सीरीज चली, क्रम बना, और ये क्रम कहां पे चल रहा है, पूरा का पूरा धरती के ऊपर चल रहा है। तो धरती के ऊपर चल रहा है, तो इस प्रकार का चक्र क्या कहलाएगा, आपका अपसादी चक्र कहलाएगा। क्लियर है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपसादी चक्र है, तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर दे दिया। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सल्फर करोगे। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, याद रहेगा। क्या हुआ, बैग फाट गो, काईसू अपने आप फाटो, कोई भूत प्रेत तो नहीं आगो। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद के तहत फटा है, अच्छा ठीक है, छेद हो गया, कोई बात नहीं। हाँ भाई इधर देखो, हो गया, ये लिख लिया क्या, ठीक है ना, याद रहेगा, इसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रख लो, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। अब मैं यार यहाँ पे तुम्हारे ये बैगों की समस्या सोल्व करूँ क्या, हैं, क्या पर्यावरण की समस्या सोल्व करूँ भैया, ये भी ये ये भी चक्र है, ये भी चक्र है, बैग का बनना, फटना, फिर बनना, चक्र बन रहा है ना ये, तो चक्र है बेटा, ये नियम है, प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा। हाँ तो चक्र सिर्फ फट गया, दूसरा देना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चक्र वहां पे भी तय, फीस एक बार दे दी, फिर दोबारा भी देनी है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फीस फिर से दो, फिर से आपको वापस बैग मिलेगा, दोबारा कोर्स मिलेगा, दोबारा नए मास्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, इधर देखो, नया टॉपिक है आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्यों, मैं खुद बना रहा हूं बेटा, उससे पढ़ना आएगी, अपन को सबको मिलेगी। हाँ मेरी खुद की लिखी हुई, ठीक है ना, कोचिंग की तरफ से मिल जाएगी आपको, टेंशन फ्री। अब काम चल रहा है बेटा, ठीक है, देखो यहाँ पे अगर जाओगे तो मिल जाएगी, नहीं तो बाद में मिल जाएगी, ले लेना। ठीक है, इधर देखो, काम की बात यह है, जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो इसके अंदर दो वर्डों से मिलकर के बना है, जैव और विविधता से। ठीक है, जैव का मतलब आपके जैविक घटकों की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जैविक घटकों की अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जैविक घटकों की। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं आपके, जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था जैविक घटक तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, बताया था क्या, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये क्या है आपके जैविक घटक है। और अजैविक घटकों के अंदर अपन ने देखा था कार्बनिक, अकार्बनिक और जितने भी ये जलवायु में परिवर्तन करने वाले जो कारक हैं
वो सब के सब, जैसे कि ऊंचाई, तापमान, ये सब सब क्या है, पर्वत, पठार, मृदा, अजैविक घटक है। अपन बात कर रहे हैं जैव विविधता, यानी कि जैविक घटकों की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि जैविक घटकों की विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है, अलग अलग, भिन्न भिन्नता, मतलब भिन्नता। विविधता का मतलब भिन्नता, मतलब जैविकों की जातियों में उनके, अरे आवाज क्यों कर रहे हो भाई, जैविक कारकों की विभिन्न प्रजातियां अपन को देखने को मिलती है। आप लोगों की भी विविधता है। आप में कौन सी विविधता है, आपकी शक्ल एक जैसी है क्या सबकी, नहीं है ना, सबकी शक्ल अलग अलग है। तो आपके आनुवंशिकी विविधता है ना। आपके अंदर कौन सी है, आनुवंशिकी विविधता है। आपकी शक्ल सबकी अलग है ना, किसी की नाक मोटी, किसी की पतली, किसी के कान लंबे, किसी के कान छोटे, किसी के होठ मोटे, किसी के होठ पतले, किसी के गोरे, किसी के काले। हाँ यार, यार तुम सबके सब बिना होठों वाले हो गए जो ये कर रहे हो। हाँ इधर देखो, सुनो मेरी बात। जैव विविधता की अपन बात कर रहे हैं। जैव विविधता क्या होती है, जैविक घटकों के अंदर पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। तो एक प्रकार लिख सकते हो परिभाषा की, हाँ चिल्ला लो। अरे आवाज नहीं, हो जाता है कभी कभी एक्सीडेंट। जैविक लिखते चलो साथ के साथ, जैविक घटकों में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता, जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, जैव विविधता के अपन बात करते हैं जनक की, जैव विविधता का जनक। एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन, ये तो हो गया जनक। अब बात करते हैं जैव विविधता शब्द किसने दिया। जैव विविधता शब्द किसने दिया, शब्द देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम आता है वाल्टर जी रोसेन, वाल्टर जी रोसेन। जैव विविधता शब्द देने वाला जो आता है, कौन आता है, वाल्टर जी रोसेन। ठीक है, दिख रहा है पीछे, अब दिख रहा है। हाँ इधर देखो, जैव विविधता का जनक हो गया। अगर आपसे पूछ ले जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जैव विविधता दशक कब मनाया गया, जैव विविधता दशक, जैव विविधता दशक देने वाला जो होता है वो यूनाइटेड नेशंस होती है। वो हर किसी ना किसी दशक को कोई किसी ना किसी नाम से बनाती है। तो 2011 से लेकर के 2020 का जो दशक था, 2011 से लेकर के 2020 का जो दशक था उसको किस नाम से जाना जाता है, जैव विविधता दशक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, समझ में आया। ये तो याद रखने वाले पॉइंट है बेटा। जैविक घटकों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। भाई जैविक घटक कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कोई नीम का, कोई पीपल का, कोई बबूल का। ठीक है, तो वो अलग अलग है सारे के सारे। कोई छोटा फूल वाला होता है, कोई कांटे वाला होता है।
होते हैं, उनमें अलग अलग भिन्नता पाई जा रही है। ठीक है, वो तो हो गया किसमें किसमें हुई, उत्पादक में। ठीक है, दूसरी होती है उपभोक्ता। उपभोक्ता आप लोग हो, कुत्ते हैं, बिल्ली है, शेर है, चीता है, बाघ है, अलग अलग है उनमें विभिन्नता। तीसरा कौन सा हो गया, अपघटक। अपघटक में कीड़े जो छोटे छोटे से होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तेरे को भी आइडिया नहीं होगा तो वो, ठीक है, उनमें भिन्नता पाई जा रही है ना, इसी को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है, तो एडवर्ड विल्सन को कहा जाता है। जैव विविधता शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था, वाल्टर जी रोसेन था। जैव विविधता दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दशक कौन सा है, 2011 से 2020। एक अधिनियम और बनाया गया है इसके लिए, उतारने के लिए तो दे रखा है इतनी देर से। तो ये तो लिख लिया ना, तो आप क्या मोटा करो, तो आप क्या मोटा करना है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। कब आया, 2002 के अंदर आया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया, 2002 के अंदर आता है। ठीक है, आगे चले अब, रुक गया, हाँ हाँ रुक गया रुक गया। ये ध्यान नहीं है यार, आगे चले, इधर देखो। हाँ भाई, अब अपन को बात कर रहे हैं जैव विविधता पाई तो जाती है, ये अपन देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली बात तो कितने प्रकार की होती है, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार की अपन बात करते हैं तो जैव विविधता के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3। पहला होता है आपकी आनुवांशिकी जैव विविधता, आनुवांशिकी जैव विविधता, कौन सी है, आनुवांशिकी जैव विविधता। दूसरे नंबर पे आती है आपकी प्रजातीय जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, कौन सी है, प्रजातीय जैव विविधता। तीसरे नंबर पे जो आती है वो आती है आपकी पारिस्थितिकी जैव विविधता। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, पारिस्थितिकी जैव विविधता। तीनों को समझो, तीनों में क्या अंतर है। जैव विविधता देख रहे हैं अपन, अलग अलग चीजों की अपन बातें कर रहे हैं, प्राणियों के अंदर पाई जाने वाली भिन्नता की अपन बात कर रहे हैं, जैविक घटकों में पाई जाने वाली विविधता की अपन बात कर रहे हैं। तो जैव विविधता होती है, जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आनुवांशिकी जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी जैव विविधता। कितने प्रकार की है, 3, आनुवांशिकी, प्रजातीय और पारिस्थितिकी। अब तीनों के अंतर क्या है, पहले नंबर पे आती है आपकी आनुवांशिकी जैव विविधता। आनुवांशिकी जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी भी प्रजाति के अंदर, एक प्रजाति की अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं इंसानों की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंसानों की अपन बात कर रहे हैं, प्रत्येक एक प्रजाति है, एक ही प्रजाति है इंसान। ठीक है, उस प्रजाति के अंदर जेनेटिक चेंजेस की वजह से, यानी कि जो आनुवांशिक लक्षण जो आते हैं जीनों की वजह से, उनकी वजह से अगर भिन्नता पाई जा रही है, आप सबकी, मैंने अभी बताया सबकी शकल अलग अलग है, आप लोगों की शकल अलग है, दक्षिण अफ्रीका वालों की शकल अलग है, एशिया में नीचे दक्षिण भारत में अपन चले जाओगे उनकी शकल अलग है, उनका रंग अलग है,
इधर यूरोपियन कंट्रीज की अपन बात कर रहे हैं, चाइनीज अलग है, जापानीज अलग है, रशियन अलग है। हाँ ठीक है, तो इन सब के अंदर पाई जाने वाली विविधता जो है वो कौन सी है? आपकी आनुवांशिकी जैव विविधता। ये किसकी वजह से है? जीन्स की वजह से है। किसकी वजह से है? जीन्स की वजह से। हाँ, ए वाह, क्या मिल गया पता नहीं। इधर देखो, इधर एनर्जी रिलीज करते रहते हो बीच बीच में। ठीक, कोई बात नहीं। इधर देखो, अब आनुवांशिकी जैव विविधता की अपन बात करते हैं, तो एक ही प्रजाति के अंदर जीनों की वजह से पाई जाने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी विविधता। लिखो साथ के हाथ में, एक ही प्रजाति में, एक ही प्रजाति, बड़ी के छोटी? छोटी। एक ही प्रजाति में जीन संरचना, जीनों की वजह से, जीनो, ये न है, इनो नहीं है, जीन, जीनों की वजह से एक ही प्रजाति में जीनों की वजह से प्रजाति में भिन्नता पाई जाती है, जिसे आनुवांशिकी जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे कि मानव है, मानव अलग अलग, मानव अलग अलग प्रकार, रुको एक सेकंड, सेंटेंस सही कर रहे हैं। मानव सभी मानवों में, सभी मानवों में पाई जाने वाली विविधता, पाई जाने वाली विविधता। और दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक ही, दूसरा लिख सकते हो, एक ही पादप की अलग अलग किस्में, अलग अलग किस्में। जैसे होता है ना, जैसे अपन गेहूं उगाते हैं, तो गेहूं भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे चावल होते हैं, चावल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई बासमती होता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सारा सिस्टम होता है ना। वैसे ही बैंगन होते हैं, कोई बैंगन आप लोग का होगा लंबा होता है, कोई मोटा होता है, ठीक है, कोई छोटे वाले होते हैं। तो होते तो बैंगन ही है, एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन फिर भी क्या है? अलग अलग है। तेरे को पसंद है? अच्छा, कोई बात नहीं, हो सकता है बर्मा बनाते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तूने देखे थे? कोई बात नहीं, तो सभी ने देखे, किसने नहीं देखे? तो आज जाना मार्केट में, दिखा देना। इधर देखो, बाहर, अब दूसरा देखो, सेकंड नंबर पे है प्रजातीय जैव विविधता। इधर देखो, प्रजातीय जैव विविधता का क्या मतलब है? अलग अलग प्रजाति के लोग, जैसे कि बिल्ली अलग प्रजाति में हो गया, कुत्ता अलग प्रजाति का हो गया, शेर अलग प्रजाति का हो गया, इंसान अलग प्रजाति का हो गया, गाय अलग प्रजाति की होगी, भैंस अलग प्रजाति का हो गया। तो ये अलग अलग प्रजातियां हैं, तो प्रजातियों में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहा जाता है? जैव, प्रजातीय जैव विविधता कहा जाता है। हाँ भाई,
किसकी? इंसानों की प्रजाति। इंसान एक ही प्रजाति का होता है, उसके जेनेटिक गुण अलग अलग होने की वजह से उसके वैसे अलग अलग हो जाता है। प्रजाति तो एक ही ना, इंसान, ठीक है ना। स्पीसीज की बात करते हैं, स्पीसीज तो मानव है, ह्यूमन, ठीक है। वैरायटी अलग अलग है, ठीक है। सबकी वैरायटी अलग अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, ठीक है। हाँ, कोई गोरा है, कोई काला है। इधर देखो, प्रजातीय जैव विविधता की अपन बात कर रहे हैं। इधर देखो, आवाज नहीं। प्राणियों की अलग अलग जातियां, अलग अलग प्रजातियां, प्राणियों की अलग अलग प्रजातियां, नहीं मिटा रहा। प्राणियों की अलग अलग प्रजातियां, प्रजातीय जैव विविधता होती है। एग्जाम्पल, गाय, भैंस, बकरी, मानव, नीम, बबूल, पीपल, बकरा, बकरी लिख तो दिया। मानव ये लिख दिया ना। नीम, नीम, बमूल, पीपल, नीम, बबूल, पीपल। ठीक है, मतलब प्रजातियां ही अलग हो गई है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? प्रजातीय जैव विविधता। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं अपन। हाँ हाँ, रुक रहा हूं। अरे रुक रहा हूं, स्लाइड तो आगे करने दे। सर, जो क्लास में लड़के आवाज करते हैं वो यूपी से होंगे, क्यों भाई? राजस्थान वाले आवाज नहीं करते क्या? लिख लिया क्या? इधर देखो, तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं। अरे आप शांत हो जाओ, फालतू बातें नहीं। पारिस्थितिकी जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता, इसको समझो, ये क्या चीज है? पारिस्थितिकी जैव विविधता का मतलब होता है किसी अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े हैं अपन ने, पढ़े हैं ना अपन ने। पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग पढ़े, जैसे कि रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, घास के मैदानों का पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, पर्वतों का पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। कोई सा भी पारिस्थितिकी तंत्र है, अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन किसको स्टडी के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि अपन बात करते हैं रेगिस्तान की, तो रेगिस्तान के अंदर अपन बात करते हैं, रेगिस्तान एक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली प्रजातियां जो है वो अलग प्रकार की होंगी। वो अलग प्रकार कैसे? कि वहां पे अपन बात करते हैं वनस्पति की, तो जिनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार के पेड़ ज्यादा उगेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार के पेड़ ज्यादा उगेंगे, जिसमें बम्बूल टाइप के हो गया, खेजड़ी टाइप का हो गया, इस प्रकार के पेड़ उगेंगे वहां पे, जिनको पानी की आवश्यकता
कम पड़ती है। वहां पे जो जीव जंतु होंगे वो भी उसी प्रकार के होंगे, जैसे कि अपन ऊंट की बात करते हैं, छिपकलियों की बात करते हैं, जहरीले सर्प मिलते हैं अपन को रेगिस्तान में अंदर चलने वाले। ठीक है, तो वहां का जो प्रजातियां हैं वो अलग प्रकार की है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अपन को देखता है वहां की जो भिन्नता है वो अलग प्रकार की भिन्नता है। मतलब वहां पे मछलियां मिलेंगी आपको, शैवाल मिलेंगे, ठीक है, मगरमच्छ मिलेंगे, इस प्रकार की भिन्नता मिलेगी। वहां के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो सबके सब अलग है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अलग चीजें हैं, दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर अलग भिन्नता है। ऐसा तो है नहीं है कि ऊंट पानी के अंदर मिलेगा अपन को, है, छिपकलियां पानी के अंदर मिलेगी, ऐसा नहीं है ना। तो रेगिस्तान की पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से वहां की भिन्नता अलग है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से वहां की भिन्नता अलग है। जंगलों के अंदर अपन देखते हैं वहां पे पेड़ पौधे अलग टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है, नीम बबूल के इनके मिलेंगे। वहां के जो जानवर हैं वो शेर, चीता, बाघ, षाढ़, ये टाइप के मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया? घास के मैदानों की भिन्नता अलग मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि वहां की जो पेड़ पौधे हैं जो घास के रूप में उगे हुए हैं, वहां पे अलग पेड़ नहीं है। तो इस प्रकार अपन को अलग अलग जगह के पारिस्थितिकी तंत्र, अगर टुंड्रा प्रदेशों की अपन बात करते हैं तो वहां के जो जीव जंतु जो बर्फीले जगहों में रहते हैं वो आपको अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से जो भिन्नता देखने को मिलती है अलग अलग तरीके की, वो आपकी क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी जैव विविधता। समझ में आया? पहला था आनुवांशिकी, जीन की वजह से एक ही प्रजाति में चेंजेस की वजह से जो विविधता आ रही है वो कौन सी होगी आपकी? आनुवांशिकी। दूसरी है प्रजाति, अगर प्रजाति ही आपकी अलग अलग हो जाए, ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह, तो वो कैसी कहलाती है? प्रजातीय जैव विविधता। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र चेंज होने की वजह से वहां की जो विविधता अलग प्रकार की देखने को मिलती है, ये क्या कहलाता है आपका? पारिस्थितिकीय जैव विविधता। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में हमें अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की प्राणियों में भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र में झाड़ियां, कांटेदार वृक्ष, छिपकली, ऊंट, जहरीले सर्प, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय जानवर, मछली, व्हेल, मगरमच्छ, शैवाल, तैरते हुए पादप, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं तैरते हुए पादपों को, ठीक है, मगरमच्छ, शैवाल, तैरते हुए पादप, इस प्रकार से कर रहा हूं, अभी रुक जा। ठीक है, अब
इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। लिख लिया। चले। अरे अपने हिसाब से भी लिख सकता है। वनों में क्या मिलता है, जलीय में क्या मिलता है, रेगिस्तान में क्या मिलता है। इधर देखो, अब सुनो, अपन बात कर रहे हैं जैव विविधता की। इधर देखो, जैव विविधता की अपन बात कर रहे हैं, तो अपन इधर देखो भाई सब लोग, अपन को ये पता करना है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां पे मिलती होगी। ऐसा कौन सा एरिया होगा पर्टिकुलर जिसमें अपन को जैव विविधता ज्यादा मिलती है, और ज्यादा मिलती है तो उस जगह पे ज्यादा क्यों मिलती है। ठीक है, दो चीजें मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। जैव विविधता सबसे ज्यादा अपन को कहां देखने को मिलती है, और अगर वहां पे देखने को मिलती है तो वहां पे क्यों देखने को मिलती है। ठीक है, इधर देखो, जो जैव विविधता है, जैव विविधता के लिए आवश्यक, जैव विविधता के लिए दो चीज आवश्यक है। क्या क्या चीज आवश्यक है। पहली बात तो अधिक तापमान, दूसरा अधिक वर्षा। दो चीज अपन को जैव विविधता के लिए कंपलसरी है। कौन सा, एक तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए और एक बरसात ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पे आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। अपन बात करते हैं इस पृथ्वी की। ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के यदि अंदर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां मिलेगा, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर अपन को मिलेगा कहां पे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर, कुछ भी कह लो एक ही बात है। तो विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा अपन को टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, हाँ, वर्षा भी यहीं पे ज्यादा होती है। और इसके ऊपर होती है आपकी कर्क रेखा। ये कौन सी है, कर्क रेखा। और नीचे की तरफ कौन सी होती है, मकर रेखा। ये कौन सी है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, अब अपन को ये देखना है कि सबसे ज्यादा बरसात की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वो कहां पे मिलती है अपन को,
विषुवत रेखा पे मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता अपन को देखने को मिलेगी वो कहां पे मिलेगी? भूमध्य रेखा पर। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां देखने को मिलती है तो कहां मिलेगी? भूमध्य रेखा पे। इधर देखो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री होता है क्या? इसके ऊपर एक रेखा और होती है 66.5 डिग्री की होती है। ऐसे ही नीचे की तरफ भी एक रेखा होती है 66.5 की। इधर देखो इंपॉर्टेंट बात है, समझो, ये विषुवत रेखा है क्या? विषुवत रेखा से लेकर के जो कर्क रेखा है इस वाले जो क्षेत्र होता है यहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इसी प्रकार से ये तो उत्तरी गोलार्ध में है, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में अपन बात करेंगे तो यहाँ पे भी मकर रेखा और विषुवत रेखा के मध्य में क्या होगा? उष्ण कटिबंध होगा, क्या नहीं होगा? क्योंकि जो आपका सूर्य चमकता है वो इन दोनों रेखाओं के मध्य में ही चमकता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के। यहीं पे आपको सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें देखने को मिलती है। ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ पे नहीं होती है, नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए अपन को यहाँ पे पता है कि बर्फ के पहाड़ मिलते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स मिलते हैं, इनको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। हाँ, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। हाँ, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं तो इस वजह से ये उष्ण है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। नीचे वाले को भी क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। अब बच गया बीच वाला पोर्शन, पहले समझो। इधर देखो ये वाला जो अपन बात कर रहे हैं ये क्या है? आपका बीच वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे अपन? या तो शीतोष्ण बोल दो। शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ कि यहां से तो शीत आ रही है, यहां से उष्ण जा रहा है, तो बीच वाला सा एरिया बन रहा है, तो शीतोष्ण बोल दो, या इसी को उपोष्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे भी शीतोष्ण और उपोष्ण होगा क्या? अब देखो अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो विषुवत रेखा पर। कहां पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। ठीक है, अब अगर आप मान लो आपसे ऑप्शन में पूछ लिया कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है और ऑप्शन के अंदर विषुवत रेखा ऑप्शन में ही नहीं है, विषुवत रेखा ऑप्शन में ही नहीं हो, तो क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको एक ऑप्शन ये दे सकता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। क्या दे सकता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। बात एक ही है, ये भी विषुवत रेखा पे ही पड़ रहा है ना उष्ण कटिबंध। ऊपर का कुछ एरिया यहाँ से और कुछ एरिया यहाँ से, इन दोनों के बीच में जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। तो या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। एक ही बात है ना दोनों? अरे एक ही बात है क्या भाई? विषुवत रेखा पे ही ये है। ठीक है, विषुवत रेखा पे ही है, तो या तो ऑप्शन में विषुवत रेखा हो तो विषुवत रेखा कर सकते हो, अगर ऑप्शन में विषुवत रेखा नहीं हो तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले, ये तो क्या है पृथ्वी पे सर्वाधिक जैव विविधता, अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम जैव विविधता कहां पड़ती है, क्या बताओगे न्यूनतम जैव विविधता के लिए? न्यूनतम जैव विविधता कहां बताओगे? ध्रुवों पर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो आपको पता है मैंने क्या था, तापमान ज्यादा होना चाहिए, बरसात ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे तापमान है ही नहीं लगभग। जब तापमान नहीं है ज्यादा तो यहाँ पे वनस्पतियां ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब उनमें विविधता कहाँ से दिखेगी? जब होंगी ही नहीं ज्यादा तो ज्यादा कहाँ से दिखेंगी? क्लियर है? समझ में आया? तो अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी पे सर्वाधिक जैव विविधता तो विषुवत रेखा पे,
दूसरा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हाँ उतारना तो है ही है। हाँ, तो अब अभी और अब बच रहा है इसमें, कल बाकी का करेंगे ना, अभी तो उतारो इसको। इसके बाद क्लास है क्या? ठीक है, फिर तो कल ही करेंगे।